राष्ट्रवाद की अवधारणा मूल रूप से लैटिन शब्द नस की, जिसे दो विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रथम, राष्ट्र के प्रति लगाव की एक भावनात्मक अभिव्यक्ति, और द्वितीय, अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की एक विचारधारा। विद्वानों के मतों के अनुसार बेनेडिक्ट एंडरसन इसे एक कल्पित समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक राष्ट्र के सदस्य परस्पर अपरिचित होने के बावजूद मानसिक रूप से एक साझा एकता का अनुभव करते हैं। एरिक हॉब्सबॉम इसे एक आविष्कृत परंपरा मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद के प्रसार हेतु विशिष्ट प्रतीकों और रीति रिवाजों को निर्मित किया गया है। मैक्स वेबर के अनुसार यह राज्य के रूप में संगठित होने वाली सामूहिक भावनाओं का समुदाय है। इसके विपरीत अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे मानव जाति के चेचक के रूप में विश्लेषित किया है, जिसका अर्थ है कि संकीर्ण राष्ट्रवाद मानवता के लिए एक संक्रामक रोग की भांति हानिकारक हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से जे रूसो आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रणेता और जोहान गॉटफ्राइड हडर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक रहे हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने सांस्कृतिक बहुलवाद और स्वनिर्धारण के सिद्धांत पर बल दिया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने संश्लेषी विश्ववाद का समर्थन किया, जिसका अर्थ है राष्ट्रवाद का मानवतावाद के साथ संतुलन। अंततः पार्थ चटर्जी ने इसके तर्कसंगत ऐतिहासिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया है, जिसका प्रमाण एंडरसन की इमेजिन्ड कम्युनिटीज 1983 और जॉन प्लेमनेज की टू टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म जैसी महत्वपूर्ण कृतियों में निहित है। राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों को प्रमुखतः 3 श्रेणियों में समाहित किया जा सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हर्डर, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र का आधार साझा भाषा, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत है। राजनीतिक राष्ट्रवाद, रूसो, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र एक संप्रभु राजनीतिक समुदाय है जहां जनता की इच्छा सर्वोपरि है। तथा मनोवैज्ञानिक राष्ट्रवाद, जिमिन, जिसका अर्थ है कि ये व्यक्तियों के बीच साझा वफादारी और अपनत्व की एक आंतरिक मानसिक पहचान है। वर्गीकरण के दृष्टिकोण से हैंस कोहन ने अच्छे नागरिक राष्ट्रवाद, जहां संविधान और कानून प्रमुख है, और बुरे जातीय राष्ट्रवाद के मध्य अंतर स्पष्ट किया है, जबकि जॉन प्लेमनेज ने अपनी पुस्तक टू टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म में सौम्य पश्चिमी बनाम दमनकारी गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद का विवेचन किया है, जिसका अर्थ है कि विकासशील देशों में राष्ट्रवाद अक्सर पहचान बचाने के लिए अधिक आक्रामक रहा है। यूरोपीय इतिहास में इसका प्रारंभ 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से हुआ, जिसने संप्रभु राज्यों की नींव रखी, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति इसकी प्रथम राजनीतिक अभिव्यक्ति बनी। बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार ये धर्म के विकल्प के रूप में उभरा, जिसका अर्थ है कि आधुनिक युग में राष्ट्रवाद ने वो सामाजिक जुड़ाव प्रदान किया जो पहले धर्म करता था। गैर यूरोपीय क्षेत्रों में इसकी प्रकृति उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की रही है, जैसे भारत में 1885 के पश्चात राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अंततः राष्ट्र एक मनोराजनीतिक निर्माण है जो आधुनिक युग की सबसे शक्तिशाली विचारधारा के रूप में स्थापित है। राष्ट्रवाद के स्वरूप को समझने हेतु इसे विभिन्न आयामों में विभाजित किया जा सकता है, जहां सांस्कृतिक आयाम, हर्डर, फिक्टे, राष्ट्र को एक जैविक या प्राकृतिक समुदाय मानता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र का निर्माण स्वतः और प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि राजनीतिक आयाम, एंडरसन, हॉब्सबॉम, इसे एक कल्पित या राजनीतिक समुदाय मानता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र समान राजनीतिक हितों द्वारा निर्मित एक मानसिक धारणा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्र को कानून के बजाय इतिहास और संस्कृति की उपज माना गया है। इसमें जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने वॉल्क्सजेस्ट, लोक आत्मा, का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी भाषा, धर्म और परंपराओं में निहित जैविक, ऑर्गेनिक एकता में होती है। आधुनिक विचारकों में अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी कृति नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983 में
इसे औद्योगिक समाज की देन बताया है, जिसका अर्थ है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाने हेतु एक समान संस्कृति की आवश्यकता ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कार्ल ड्यूश के अनुसार ये सांस्कृतिक संचार का परिणाम है, जबकि एंथनी स्मिथ ने इसकी नृजातीय जड़ों एथनिक ओरिजिन्स की खोज पर बल दिया है। तुलनात्मक रूप से इसे भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जर्मनी के रोमांटिक राष्ट्रवाद और अमेरिका के ब्लैक राष्ट्रवाद के संघर्षों में देखा जा सकता है। निष्कर्षतः राष्ट्रवाद केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का एक सघन जाल है। जैसा कि गेलनर का प्रसिद्ध सूत्र है, राष्ट्रवाद ही राष्ट्रों का निर्माता है। बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार राष्ट्र एक कल्पित समुदाय, इमेजिन्ड कम्युनिटी है, जिसका अर्थ है कि एक राष्ट्र के लाखों सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, फिर भी उनके मस्तिष्क में एक साझा एकता और जुड़ाव की छवि बनी रहती है। एंडरसन ने इसका मुख्य कारण मुद्रण पूंजीवाद, प्रिंट कैपिटलिज्म को माना है, जिसका अर्थ है कि समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से साझा भाषाई संचार ने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। उनके अनुसार राष्ट्र की विशेषताएं ये है कि ये सीमित, निश्चित भौगोलिक सीमाएं, संप्रभु, जनता की सत्ता और एक गहरा समुदाय है। इसके विपरीत प्रसिद्ध भारतीय विचारक पार्थ चटर्जी ने अपनी पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स में एंडरसन के मॉडल की यूरोपीय केंद्रवाद के आधार पर आलोचना की है। चटर्जी का तर्क है कि गैर यूरोपीय या औपनिवेशिक राष्ट्रवाद केवल पश्चिम की नकल नहीं है, बल्कि इसकी अपनी मौलिक जड़ें हैं। उन्होंने दो क्षेत्रों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, बाहरी या भौतिक क्षेत्र जैसे विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था, जहां पश्चिम का अनुसरण किया गया, और आंतरिक या आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे धर्म, संस्कृति और भाषा, जहां भारतीय संप्रभुता को सुरक्षित रखा गया। निष्कर्षतः जहां एंडरसन राष्ट्रवाद को मुद्रण और संचार की देन मानते हैं, वहीं चटर्जी इसे अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संप्रभुता की रक्षा के परिणाम के रूप में देखते हैं। राष्ट्रवाद के राजनीतिक स्वरूपों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदार राष्ट्रवाद, मैजिनी, विल्सन, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता, आपसी सहयोग और आत्मनिर्णय का अधिकार है। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद, बिस्मार्क, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र का आधार सामाजिक सामंजस्य, व्यवस्था और साझा ऐतिहासिक विरासत है। तथा विस्तारवादी राष्ट्रवाद, हिटलर, मुसोलिनी, जिसका अर्थ है सैन्य प्रभुत्व और नस्लीय श्रेष्ठता के माध्यम से अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करना। मुक्ति और पहचान के संदर्भ में उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद, गांधी, होचिमिन्ह का अर्थ साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष है, जबकि काला राष्ट्रवाद, मार्टिन डिलेनी, का अर्थ नस्लीय गौरव और सांस्कृतिक एकजुटता के माध्यम से पहचान की स्थापना है। आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत अर्नेस्ट गेलनर का तर्क है कि राष्ट्रवाद औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था हेतु एक साझा भाषा और साक्षरता अनिवार्य है। वहीं एरिक हॉब्सबॉम इसे आविष्कृत परंपराओं का संग्रह मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद हेतु कृत्रिम प्रतीकों और इतिहास का निर्माण किया गया है। हैस कोहन ने इसे नागरिक, सिविक, जिसका आधार साझा कानून और संविधान है, तथा जातीय, एथनिक, जिसका आधार साझा वंश और नस्ल है, के मध्य विभाजित किया है। अंततः जहां राष्ट्रवाद एकता का सूत्र है, वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी आलोचना करते हुए इसे मानव जाति का चेचक कहा है, जिसका अर्थ है कि ये संकीर्णता और युद्ध का कारण बन सकता है। राष्ट्रवाद के वर्गीकरण में हैस कोहेन का द्विभाजन, डिकोटमी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें नागरिक, सिविक, राष्ट्रवाद का अर्थ है पश्चिमी मॉडल जो संविधान, कानून और नागरिकता पर आधारित है, जबकि जातीय, एथनिक, राष्ट्रवाद का अर्थ है पूर्वी मॉडल जो साझा नस्ल, वंश और विरासत पर आधारित है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के संदर्भ में
मौलिकवादी क्लिफोर्ड गिर्ज इसे प्राचीन और प्राकृतिक जड़ों, धर्म, जाति से जुड़ा मानते हैं, जिसका अर्थ है कि ये मानव समाज का एक नैसर्गिक हिस्सा है। इसके विपरीत आधुनिकतावादी हॉब्सबॉम इसे एक आविष्कृत परंपरा, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद के प्रतीकों और इतिहास को आधुनिक युग में जानबूझकर निर्मित किया गया है। अर्नेस्ट गेलनर के अनुसार राष्ट्रवाद औद्योगिकीकरण की एक कार्यात्मक आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाने हेतु एक साझा भाषा और साक्षरता अनिवार्य है। आधुनिकीकरण के अन्य सिद्धांतों में कार्ल डॉयच का सामाजिक संचार सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि प्रभावी आपसी संवाद ही राष्ट्र का आधार है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे पूंजीपतियों द्वारा निर्मित मिथ्या चेतना मानता है, जिसका अर्थ है कि ये वास्तविक वर्ग संघर्ष से ध्यान भटकाने का एक साधन है। माइकल हेक्टर ने आंतरिक उपनिवेशवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि राज्य के भीतर आर्थिक विषमता के कारण पिछड़े क्षेत्रों में जातीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। वहीं इमैनुअल वॉलस्टीन इसे विश्व प्रणाली के अंतर्गत एक निर्मित सामाजिक संरचना मानते हैं। निष्कर्षतः राष्ट्रवाद कभी एक नैसर्गिक लगाव के रूप में प्रकट होता है, तो कभी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के निर्माण के रूप में, जो इसे आधुनिक राजनीति की सबसे जटिल शक्ति बनाता है। राज्य और राष्ट्र के मध्य मौलिक अंतर यह है कि राज्य एक कानूनी और भौतिक संरचना है, जिसका अर्थ है कि इसके पास निश्चित भौगोलिक सीमा, जनसंख्या और संप्रभुता, सॉवरेंटी होती है। इसके विपरीत राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक इकाई है, जिसका अर्थ है कि ये साझा संस्कृति, इतिहास और मानसिक चेतना से उत्पन्न एकता की भावना है। राष्ट्रीयता इसी साझा सांस्कृतिक पहचान के प्रति वफादारी की भावना को दर्शाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जोहान हडर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, जबकि जे रूसो को राजनीतिक राष्ट्रवाद का प्रणेता स्वीकार किया गया है। वहीं जोसेफ स्टालिन ने अपनी कृति मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन में राष्ट्रवाद को एक ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में विश्लेषित किया है। आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत बेनेडिक्ट एंडरसन इसे एक कल्पित समुदाय, इमेजिन्ड कम्युनिटी, मानते हैं, जिसका अर्थ है कि लोग मानसिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्नेस्ट गेलनर इसे औद्योगिकीकरण की मांग मानते हैं, जिसका अर्थ है कि आधुनिक समाज को एक साझा भाषा और साक्षरता की आवश्यकता होती है। और माइकल बिलिंग ने साधारण राष्ट्रवाद, बैनाल नेशनलिज्म की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद रोजमर्रा के प्रतीकों जैसे झंडे या मुद्रा के माध्यम से अनजाने में हमारे जीवन में बना रहता है। आलोचनात्मक पक्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मानवता का शत्रु और हाइड्रोलिक प्रेस के समान एक यांत्रिक शक्ति माना है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल देती है। वर्तमान में भूमंडलीकरण और तकनीक ने राष्ट्र राज्य की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे ये विचारधारा संप्रभुता से अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस की ओर अग्रसर है।